शुरू करते हैं अपन एक हिंदी का बेहतरीन पेपर जिसके अंदर लाजवाब प्रश्नों का समावेश किया गया है। उम्मीद है आप सभी प्रश्नों को ज़रूर करने वाले हो। तो ये आपकी शिक्षक भर्ती के अंदर काफ़ी हेल्प करने वाले प्रश्न हैं भाई। ज़्यादातर प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपके पेपर के लेवल का भी आपको पता लगने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है। टाइम ख़राब नहीं करते हैं अपन बिल्कुल भी, ज़रा जल्दी से। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक पहली बार आए हैं चैनल पे, नए हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर आपके सिलेक्शन तक पहुंचाने का। एक शब्द दे रखा है दिग्गज और पूछ रहा है कि बता दो भाई कौन सी संधि है इसके अंदर। संधि पूछ रहा है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। यहाँ पर आंसर होने वाला है व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखो संधि किसे कहते हैं दोस्तों? दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब दिग्गज है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होता है दिक् प्लस गज। देखिए यहाँ पर हलंत आने वाला है क्योंकि व्यंजन संधि है ना, तो यहाँ पे स्वर नहीं आ सकता है प्लस से पहले, है ना। नियम क्या कहता है? कै, च, ट, त, प के बाद में यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या फिर य, र, ल, व और है या कोई भी स्वर आ जाए तो ये जो कै, च, ट, त, प है ना, इनके स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो कै आया है यहाँ पे, आगे देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, ठीक है, ये तीसरा है कै, ख, ग, कै वर्ग का तीसरा है ना। तो देखो इस कंडीशन में क्या होता है, इसी वर्ग का अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। अब वो तीसरा कैसे होगा? ये हलंत है तो वो भी हलंत ही होगा, वो भी आधा ही होगा। तो कै वर्ग का तीसरा क्या है? ग होता है। तो देखिए ग लगा दिया ना हमने आधा, बस ये नियम है इसमें। सो इसमें ना राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, आई थिंक आपको सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अपन आगे, 2 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनचर्या शब्द में कौन सा समास है बता दीजिए। एक शब्द दे रखा है दिनचर्या। क्या पूछ रहा है भाई? समास पूछ रहा है। तो आप मुझे जल्दी से बता दो समास कौन सा है दिनचर्या शब्द में। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखिए साथियों, दिनचर्या का सामासिक विग्रह जो होता है ना, वो होता है दिन की चर्या। दिनचर्या, दिन की चर्या, यानी कि आ रहा ना, संबंध तत्पुरुष समास होगा इसमें। संबंध तत्पुरुष समास होगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण, ठीक है, ये तो आप मानते हैं। इसका अर्थ होता है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है ना, उस शब्द को समास कहते हैं। समझ गए? यस। अब आप कहेंगे सर फिर संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो भाई देखो इसके अंदर क्या होता है ना, संबंध तत्पुरुष समास के अंदर कारक की विभक्ति का, के, की, इनका लोप हो जाता है। तो समास पद जो है ना वो संबंध तत्पुरुष कहलाता है। आप कहेंगे सर फिर संबंध तत्पुरुष तो ठीक है, लेकिन अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए। तो तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? जिस समास में जो दूसरा पद होता है ना वो प्रधान होता है और पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, राजकुमार क्या बनेगा? राजा का कुमार। तो का विभक्ति चिन्ह है ना, इसका लोप कर दिया और राजकुमार बना दिया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, निर्भय का संधि विच्छेद बताइए। एक शब्द हमें दोस्तों दे रखा है निर्भय, आपको बताना है संधि विच्छेद। 4 ऑप्शन है, नी प्लस भय, नी प्लस रभय, नीह प्लस भय और नृ प्लस भय। ये तो वैसे लग भी नहीं सकता इस तरह, तो ये तो वैसे ही गलत है शुद्ध। गाइज यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। क्या होने वाला है? नीह प्लस भय होने वाला है। ठीक है भाई, देखो जहाँ विसर्ग के बाद में, विसर्ग जो होती है ना, विसर्ग के बाद में है ना स्वर या फिर व्यंजन आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है या विसर्ग के स्थान पर कोई नया वर्ण आ जाता है, वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो इसके अंदर क्या हो गया, मैंने आपको बता रखा है प्लस से पहले अगर विसर्ग दिखे तो विसर्ग संधि कर देनी, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है।
तो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है ये, समझ गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बताना मुझे आप, सम्मति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होने वाला है। एक सम्मति शब्द दिया हुआ है, अब आप मुझे बता दीजिए इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही बढ़िया गाइज, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सम प्लस मति। क्या होगा भाई, सम प्लस मति होगा राइट आंसर। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, दो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। अब सम्मति का संधि विच्छेद होता है सम प्लस मति, इसमें संधि है मेरे दोस्तों व्यंजन, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। क्या हुआ, मैं और मैं वाली कंडीशन बन रही है ना, यहाँ पे देख रहे हो आप, है ना। नियम यही है, अगर मैं और मैं दोनों तरफ मिल जाता है, प्लस के पहले हलंत में जिसमें कोई स्वर ना हो, और यहाँ पर मैं, ये भी पहले तो ऐसे ही आएगा ना भाई, इसको हलंत करेंगे ये ऐसे, तो दोनों तरफ अगर मैं है तो कंडीशन क्या बनती है, ये वाली कंडीशन बन जाती है, समझ गए। यानी कि सिंपल है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, उसको व्यंजन संधि कहेंगे। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं, एक और एग्जाम्पल जैसे आपके दिमाग में अगर आ रहा हो तो उत प्लस चारण, है ना, वो भी इसी तरह से होता है। क्या बनता है, तय का चय हो जाता है, बट यहाँ पे है ना क्या बनेगा, उच्चारण। वो नियम के अकॉर्डिंग काम करती है ये चीज़। आगे चलते हैं, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए अपना, दशानन शब्द के अंदर आपको समास बताना है। कौन सा शब्द है भाई, दशानन शब्द है, और आपको है ना इसमें समास बता देना है। कर्मधारय है, द्वंद्व है, तिगु है या बहुब्रीहि समास है। बहुत ही अच्छा। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास है। क्या बनेगा इसमें, समास विग्रह 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं भाई, रावण। अन्य पद प्रदान हो रहा है, इट मीन्स क्या करने वाले हैं अपन, बहुब्रीहि समास करने वाले हैं, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, कोई तीसरा ही मतलब निकालते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, नीलकंठ शब्द में समास बता दीजिए भाई। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या तो फिर द्वंद्व समास है। किसमें दोस्तों, नीलकंठ शब्द के अंदर, बताइए। बहुत ही बढ़िया गाइज, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन। बढ़िया, नीलकंठ क्या बनने वाला है, नीला है कंठ जिसका, किसका है, अर्थात शिव। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई हो रही है जो पहले वाले क्वेश्चन में हो रही थी, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, गौशाला शब्द में समास बताइए। एक शब्द दे रखा है ना अपने को, क्या दे रखा है, गौशाला। समास पूछ रहा है इसमें, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है या अव्ययी भाव समास है। बताइए कौन सा समास है इसमें। अच्छा, गौशाला, देखो गायों के लिए शाला की बात हो रही है, गायों के लिए शाला या गौ के लिए शाला, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन के लिए आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, तुलसीदास कृत, क्या बनेगा इसका, तुलसीदास द्वारा कृत, वो वाली बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा है नेक्स्ट 8 नंबर का। तो जरा बताना, गायक शब्द में कौन सी संधि है। एक शब्द दे रखा है गायक, और बहुत ही आसान सा सवाल है, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन प्रश्न भी बोल सकते हो जो सबको आ रहा है। हाँ बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ना, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में अया आदि संधि। आप कहेंगे सर क्या होता है इसका संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद होता है गई प्लस अक, गई प्लस अक होता है। देखो गायक शब्द के अंदर अयादि संधि है, जहाँ पर ए या फिर आई, समझ लो, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इन दोनों का मतलब होता है, ये मात्राएं होती हैं, ये आ जाएं और इनके बाद में ओ या तो फिर औ, है ना, ये आ जाएं, तो असमान स्वर की बात हो रही है ना, समान नहीं है ना दोनों, प्लस के बाद में ये आ जाए और प्लस के पहले ये आ जाए, तो ये जो ए है ना इसका अय हो जाता है, ठीक है, और औ है ना इसका, ये जो आई है इसका आय हो जाता है।
ओ जो है इसका अव हो जाता है, अव जो है इसका आव हो जाता है, चारों के स्थान पर चेंजेज होते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए आई आ रहा है ना, आई आ रहा है, इसका मतलब ये वाली मात्रा आ रही है, यहाँ पे ये वाली मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये आ रहा है, तो आई होगा ना, इसमें आई हो जाएगा। तो गाय आई हो गया। गायक जो है इसका अगर हम टुकड़ा करेंगे, ग प्लस आ प्लस ये प्लस ए प्लस कै प्लस ए, ये होगा। ये आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बस यही हो गया इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में बता दीजिए आप, अजात शत्रु में कौन सा समास है, बताइए। अजात शत्रु में दोस्तों समास पूछ रहा है आपसे, बहुत ही बढ़िया। गाइस यहाँ पे आंसर आएगा बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन होगा इसमें। अजात शत्रु, देखो जिसका कोई, इसका जो समास विग्रह होगा, जिसका कोई विशेष शत्रु ना हो, वो अजात शत्रु कहलाता है। समझ गए? मतलब कोई विशेष व्यक्ति होता है, अन्य पद प्रधान के लिए बात करें तो कोई विशेष व्यक्ति होगा। सिंपल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अब आप, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। पवित्र शब्द में संधि पूछ रहा है आपसे, यण है, वृद्धि है, दीर्घ है, या तो फिर अयादि संधि है, बता दीजिए भाई। हाँ, पवित्र के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पो प्लस इत्र होने वाला है इसका संधि विच्छेद, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ओ है और इसके अलावा ई है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो ई को ऐड करेंगे तो अभी होगा ना, अभी होगा सर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, पो था ना, तो पो के अंदर ए, ओ को तो बाहर निकाल लिया, पै बचा। अब पै के अंदर ए लगाओ, पै हो गया, ये ए लगा देंगे, वी लगा देंगे, और बाद में क्या बचा था, त्रय। भाई इसके स्थान पर तो ये तो ऐड कर ही दिया ना, वह के अंदर त्रय बचा, तो पवित्र रूप बन गया। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या होगा, अयादि संधि, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए आप मुझे। भाई अयादि संधि किसी के समझ में नहीं आई है, सिंपल है, ए आई ओ औ, इनके बाद में है ना कोई अगर असमान स्वर आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर वहाँ पे इनके स्थान पर चेंजेज हो जाते हैं। इसके स्थान पर अय, इसके स्थान पर आय, इसके स्थान पर औ, इसके स्थान पर आव, ये आदेश हो जाते हैं। बस ये अयादि संधि का कॉन्सेप्ट है पूरा। चलो आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बता दीजिए आप। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पुस्तक है, संयोजक, हितकारी, चतुराई। तो भाई मेरे यहाँ पर हमारा आंसर आएगा चतुराई, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग है चतुराई। देखो भाववाचक संज्ञा जो होती है ना, भाववाचक संज्ञा, इसमें आई, हट, वट से अंत वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग वाली होती हैं। जैसे चतुराई हो गया, अब हट का हम बनाएं तो घबराहट, तो ये भी तो क्या है, स्त्रीलिंग ही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं पुस्तक, पुस्तक क्या है, पुस्तक पुल्लिंग है, और अगर इसका स्त्रीलिंग अगर हम बनाते हैं तो क्या बनता है भाई, पुस्तिका बनता है, राइट। अगर हम एक और लिख देते हैं संयोजक, तो संयोजक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या बनाएंगे, संयोजिका, यही बनाएंगे ना। एक है हितकारिणी, हितकारी कर लीजिए, हितकारी पुल्लिंग है और अगर इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हितकारिणी करेंगे। ये बनने वाला है आपका कॉन्सेप्ट, समझ गए? सबका आ गया है। पुस्तक का पुस्तिका हो जाएगा, संयोजक का संयोजिका हो जाएगा और हितकारी का हितकारिणी हो जाएगा। तीनों का मतलब समझ लीजिए। आगे चलते हैं, स्त्रीलिंग में चेंज हो गए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बहुवचन शब्द के बारे में बता दीजिए। महत्व, क्षमा, ममता, होश, बहुवचन शब्द की बात कर रहा है दोस्तों ये, तो करो देखिए क्या आंसर होगा इसमें। अच्छा बढ़िया, तो दोस्तों यहाँ पे बहुवचन शब्द की बात करें अपन, देखो वचन, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु,
इनके एक या फिर एक से अधिक होने का पता हमें चलता है ना, उसको कहते हैं वचन। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन के अंदर काम में आते हैं। मैं ऐसे शब्द आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। बहुवचन में हमेशा काम आने वाले शब्द लिख लीजिए एक बारी, स्क्रीनशॉट आप सभी को लेना है इसका। आंसू शब्द ऐसा है, एक होश शब्द है, एक दर्शन शब्द है, ये शब्द ना हमेशा बहुवचन में होते हैं। एक हस्ताक्षर शब्द है, ये भी हमेशा बहुवचन में होता है और काफ़ी पॉपुलर भी है। प्राण है, भाग्य है, ये शब्द होते हैं ना। आदरणीय है, ये शब्द हमेशा बहुवचन में काम आते हैं। व्यक्ति शब्द है, ये भी हमेशा बहुवचन में आता है ना। इसके अलावा आप भी हमेशा बहुवचन में ही आएगा। समाचार बहुवचन में आता है। बाल बहुवचन में आता है। रोग बहुवचन में आता है। हालचाल भी बहुवचन में आता है। एक होश शब्द भी काफ़ी फेमस है बहुवचन में। ये शब्द है ना हमेशा दोस्तों बहुवचन के अंदर रहते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होश, डी ऑप्शन। क्लियर है सभी का? और जैसे एक और एक ट्रिक बता दूं मैं आपको, जैसे जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ना, भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं ये ज़्यादातर एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, एक वचन में। अब आप कहेंगे सर जैसे एकता, जैसे ममता, जैसे क्षमा, ये सब एक वचन में प्रयुक्त होती है हमेशा। क्लियर है? आगे चलते हैं गाइज। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए आप। कौन सा है यहाँ पर शुद्ध वाक्य? भारत टीम विजित हुई, 3 नगरों का नाम बताइए, राम का सदाचार अच्छा है, यह औजार कौन सी धातु का है? हाँ, निम्न में से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, भारत टीम विजित हुई, देखो यहाँ पर भारत की टीम आना चाहिए था। भारत की टीम विजित हुई, ये वाक्य शुद्ध है। यहाँ शुद्ध नहीं है, अब की लगाने पर शुद्ध हो गया, तो ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होने वाला है। 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए। का नहीं आना चाहिए था दोस्तों, के आना चाहिए था। यहाँ पर की आना चाहिए था, यहाँ पर के आना चाहिए था, ये भी गलत है। 3 नगरों के नाम बताइए, ऐसे होना चाहिए था। राम का सदाचार अच्छा है, देखिए राम का सदाचार अच्छा है नहीं आना चाहिए था, सदाचार नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों आचरण। राम का आचरण अच्छा है ऐसा होना चाहिए था, फिर ये सही था। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? यह औजार कौन सी धातु का है? ये बिल्कुल सही है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। 46, शमशान, सच्चिदानंद और विरहणी। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? बढ़िया। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देखो 46। 46 नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? 46 होता है, 46, ठीक है। इसके अलावा शमशान है, शमशान ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों, शमशान ऐसे लिखा जाता है, शम होता है शमशान। सच्चिदानंद बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विरहणी का शुद्ध रूप अगर मैं आपसे बात करूं, ये होता है विरहिणी, ऐसे होने वाला है। जैसे कवियत्री लिखते हैं ना, कवियत्री, छोटी और बड़ी मात्रा, तो ऐसे यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ना हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। 15 नंबर का जो प्रश्न है ना अपना, इसमें आप मुझे बता दो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो बताइए क्या उत्तर होगा इसमें? बहुत ही बढ़िया। तो साथियों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की अगर आपसे बात कर लेना, राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक तो मारवाड़ी आती है ना,
एक जयपुरी आती है, ढूंढाड़ी जिसको बोल सकते हैं अपन, एक मेवाती आती है, एक मालवी आती है। ये बोलियां ना राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखना विशेष तौर पे। आगे चलते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बड़ा घर, मोटा आदमी, काला वस्त्र, इसमें विशेष्य कौन कौन पद हैं बताओ। विशेष्य पद पूछ रहा है, सिंपल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। बताओ कौन कौन से विशेष्य शब्द हैं यहाँ पे। देखो, बड़ा घर, मोटा आदमी और काला वस्त्र, इनमें विशेष्य पदों की बात करें तो दोस्तों एक तो आएगा आदमी, घर और वस्त्र। देखिए कौन से में है, घर, आदमी, वस्त्र, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर बड़ा, मोटा, काला ये क्या है? दोस्तों ये तो विशेषण है, विशेषण है ये तो। बड़ा, मोटा, काला ये विशेषण पद है, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द, सर्वनाम की। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अब आप। अंगद और अगध शब्द युग्म का अर्थ बता दीजिए। एक तरफ तो है अंगद, राइट, एक तरफ है अगध, तो बता दो आप मेरे को क्या उत्तर होगा इसमें सही आंसर, जल्दी से। ठीक है, तो देखो इसमें है ना अपना आंसर होगा दोस्तों बाजूबंद और निरोग। देखो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपका आज जो क्लियर कर देता हूँ सारा डाउट यहाँ पे। अगध जो होता है ना, अगध, इसका अर्थ होता है दोस्तों निरोग, ठीक है, इसका तो एक ही अर्थ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आप एक तो या तो ये देख लीजिए इस प्रश्न को सही करने के लिए कि निरोग कोई और भी ऑप्शन में मिल रहा है क्या। बिल्कुल सर मिल रहा है इसमें, तो हो सकता है कि ये भी आंसर हो जाए। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि आपको अंगद के बारे में पता है कि ये बाली पुत्र था, लेकिन क्या सर अगर अगध का निरोग मिल रहा है तो इसमें निरोग होना चाहिए था ना, तो सही हो जाता। अगर दोस्तों यहाँ पर भी निरोग होता ना तो दो ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि मैं आपको बता दूँ अंगद का मतलब बाजूबंद भी होता है और बाली पुत्र भी होता है, ये दोनों ही मतलब होते हैं। लेकिन अब इसके हिसाब से तो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, लेकिन इसके हिसाब से तो एक ही ऑप्शन सही हो रहा है ना, ये वाला, राइट। चलो तो इसलिए हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है सभी का डाउट? आगे चलते हैं, 18 नंबर के प्रश्न में देखिए, जो दोहराया नहीं गया हो उसके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताइए आप। जो दोहराया ना गया हो, अनावृत, अनाहुत, अनावृत और अनुस्मारक, क्या आंसर होगा इसमें? कर दीजिए जल्दी से उत्तर दोस्तों फटाफट। बढ़िया, देखो एक एक को करते हैं अपन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अनावृत की, इसकी, इसका मतलब क्या होता है? जो ढका हुआ न है, जो ढका हुआ न हो वो क्या कहलाता है? अनावृत कहलाता है ना। फिर एक आता है अनाहुत, अनाहुत आता है। अनाहुत का मतलब होता है जो बुलाया नहीं गया हो, जो बुलाया ना गया हो। चले जाते हैं ना बिन बुलाए बाराती। हाँ, आगे चलते हैं, अनावृत। अनावृत का मतलब क्या होता है? जो दोहराया नहीं गया हो, दोहराया ना गया हो वो अनावृत कहलाता है, ठीक है। एक और अगर हम बात करते हैं अनुस्मारक की, अनुस्मारक का मतलब हम कर सकते हैं पहले लिखे गए पत्र का स्मरण, अनुस्मारक कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या हुआ भाई? अनावृत हो गया ना, जो दोहराया न गया हो। इस ऑप्शन का, क्वेश्चन का, 18 नंबर के क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट करते हुए आगे चलेंगे। दोस्तों अगर आपको क्वालिटी से भरपूर क्लास मिल रही है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा सकते हैं, इससे हमें और हेल्प मिलेगी, आपके लिए और बेहतर क्लास हम ला पाएंगे। हाँ, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलो देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, राम सोने के बाद सपना देखता है। सोना और देखना किस प्रकार की क्रिया है? क्रियाएं पूछ रहा है, एक तो सोना और एक देखना। तो बताइए किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों यहाँ पे? आंसर सहायक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर आएगा संयुक्त क्रिया है। ये वो विकारी शब्द जिसमें किसी कार्य का होना या फिर करना पाया जाए वो क्रिया कहलाती है। इसमें दो क्रियाएं एक साथ प्रारंभ हो रही हैं और इसलिए ये संयुक्त क्रिया हो गई है। राइट, तो राइट आंसर बी कर देंगे। एक तो राम सोने के बाद सपना देखता है, तो सो भी रहा है, सोने वाली क्रिया हो गई, सपना देखने वाली क्रिया हो गई, तो संयुक्त क्रिया हो गई ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? विचित्र तो नहीं होगा है ना। तो इसमें क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, नंबर 1 ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बताइए मेरे को आप नेक्स्ट। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है आपको यहाँ पे। एक शब्द है भूख, सरकार, लालच, ओश। तो बताइए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभी दोस्त आंसर कर देंगे फटाफट से, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो गाइज यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है लालच। कौन सा है भाई? लालच है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें पुरुष जाति का ज्ञान हो रहा है इससे। पुल्लिंग शब्द, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उनको पुल्लिंग शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर का। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बागन, बगन, बागिन या भागिन? तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? बाघ शब्द है, इसका पूछ रहा है स्त्रीलिंग रूप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा बागिन। 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यस, बागिन हो जाएगा। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। पुल्लिंग कहते हैं जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है। अब बाघ शब्द का पुल्लिंग रूप होने वाला है बागिन। सभी सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हतभागी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कौन सा शब्द है? हतभागी। क्या पूछ रहा है? स्त्रीलिंग बता दीजिए इसका। आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी स्त्रीलिंग है हमें लगता है ऐसे है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। कई शब्द हमें काफ़ी धोखा दे देते हैं और उनकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। काफ़ी चीटर होते हैं कई शब्द। हाँ चलो देखो, तो हतभागिन, हतभाग्यवती, हतभाग्या और हतभागु, बहुत लोग गलत करने वाले हैं इसको। खैर, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ये या आता है ना ज़्यादातर केसेज में, तो हतभाग्या कर दीजिएगा। 3 ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ठीक है। हतभागी जो शब्द होता है ना, इसका अर्थ होता है बदकिस्मत, भाग्यहीन, अभागा, जिसको बोल सकते हो वो वाला होता है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कैसा है? बताइए। जूता पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंगी है? ये क्या उत्तर होगा इसमें? बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा पुल्लिंग। लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे और मैं आपको बताऊं यहाँ पे पुल्लिंग शब्द, जैसे हंस, हंस एक पुल्लिंग शब्द है। बकरा, बकरा भी पुल्लिंग शब्द है। लड़का, लड़का तो आप जान ही रहे हैं पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है ना सबसे। राजा पुल्लिंग शब्द है। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। पिता पुल्लिंग शब्द है। खटमल, ये काफ़ी फेमस है, खटमल पुल्लिंग शब्द है। कुत्ता भी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। यस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे आंसर तो हो ही गया है ना पुल्लिंग। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वीर का स्त्रीलिंग रूप बता दीजिए। किसका पूछ रहा है? वीर का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। वीरांगना, वीरवती, वीरांगना, सॉरी वारांगना। यहाँ पर वीरांगना है, यहाँ पे वीरवती है, यहाँ पे वीरावती है। तो करो क्या उत्तर होगा इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा ना वो होगा वीरांगना। 3 जो नंबर ऑप्शन है, 3rd वाला, इसका आंसर हो जाएगा वीरांगना, ठीक है। वीर शब्द पुरुष जाति का बोध करवा रहा है, अतः ये पुल्लिंग है।
वीरांगना स्त्री जाति का बोध करवा रही है, अतः ये क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछ रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था, आपको याद हो तो, कवि, कवि, कवयित्री और कवियत्री लिख करके भी बताया था, शुद्ध भी आप देख सकते हो इसमें। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछ रहा है ना, नीचे वाले 2 ऑप्शन में राइट आंसर है। अब कई लोग है ना ये वाला कर देंगे, कई लोग ये वाला करेंगे, और उनका अशुद्ध होने की वजह से गलत हो जाएगा जो डी करेंगे, क्योंकि इसमें शुद्ध अशुद्ध भी आ गया। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछ लिया इसने, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप भी पूछ लिया और शुद्धि अशुद्धि भी पूछ ली एक ही प्रश्न में। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्या होता है दोस्तों, कवयित्री होता है, कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है, यित्री। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर का, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सत्य है बताओ। श मूर्धन्य, श दंत, श तालु और वह दंत तालु। तो बताओ क्या उत्तर होगा इसमें, राइट आंसर। उच्चारण की दृष्टि से सत्य बता दीजिए आप। देखो तो यहाँ पे मूर्धा जो है ना, ये श जो होता है ना, ये मूर्धन्य श ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये जो श होता है ना, ये तालव्य श होता है दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी कि ये तो ये है, और इसका दंत होता है इस श का, और वैकार्य से दंतोष्टम, दंत तालु नहीं होता है, दंत ओष्ठ होता है। ठीक है, यस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, ये तीनों ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, जिन शब्दों के अंत में ए लगता है या आता है उनको क्या कहा जाता है। एकारांत है ना, उकारांत, क्या कहेंगे बता दीजिए, आकारांत या ईकारांत। तो गाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया। तो जिन शब्दों के अंत में ए लगता है या आता है उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें कहते हैं एकारांत। समझ में आ गया होगा बिल्कुल। जिन शब्दों के अंत में ई लगता है उनको ईकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ लगता है उनको आकारांत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में ऊ लगता है उनको ऊकारांत कहते हैं। समझ गए सब कुछ। चलो आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का, प्रमाद और प्रवाद शब्दों का सही अर्थ क्या होने वाला है बताइए। प्रमाद और प्रवाद जो शब्द हैं इनका सही अर्थ बता दीजिए। ब्रह्म और किंवदंती, उद्योग और चर्चा, वर्णन और विषय, बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा। प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है दोस्तों ब्रह्म, और प्रवाद है एक, प्रवाद का मतलब होता है दोस्तों क्या, किंवदंती। किंवदंती कई कई सुनी कहानियां जैसे होती हैं। ठीक है, भ्रम और किंवदंती हो जाएगा। प्रमाद का अर्थ वैसे भी कर सकते हैं भूल चूक, है ना, प्रमाद का मतलब भूल चूक भी होता है, भ्रम मस्ती ये सब होते हैं। प्रवाद का अर्थ किंवदंती होता है, अपवाह बातचीत, ये सब प्रवाद के मतलब होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, भ्रम और किंवदंती। क्लियर है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब आप, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है ना उनके बारे में बता दीजिए। जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उनके बारे में जल्दी बताइए। दोस्तों जीत हासिल करनी है तो काबिलियत बढ़ाओ, किस्मत की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब नहीं होती है। किस्मत के भरोसे कभी ज़िंदगी में बैठना नहीं है, नहीं तो बैठे ही रहोगे कि मेरी किस्मत से तुक्के लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और बाकी लोगों से बनना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर आप डेली क्लासेज में आते हैं तो एक्स्ट्रा वैसे भी आप बनी जाओगे। देखिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है लिंक, उससे सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। सभी क्लासेज के लिंक वहीं मिलेंगे आपको, इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, अविकारी शब्द, कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखो व्याकरण के अनुसार शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं विकारी शब्द और एक होते हैं अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक इन स्वरूपों के कारण कई परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें ना तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। और रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप रिवीजन पे भी फोकस कीजिए, रिवीजन भी करते रहिए, रिवीजन भी करते हैं। ओके, चलो